हाँ, तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। पीछे की क्लास में हम लोग जहाँ तक पढ़े थे आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। हम लोग कल श्वसन चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसमें हम कल कुछ बेसिक बात पढ़े थे। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो श्वसन चैप्टर की पार्ट 2 पढ़ेंगे। यानी आज हम तो श्वसन का जो है ना दूसरा नंबर क्लास पढ़ेंगे। आज हम चैप्टर श्वसन का जो है पार्ट 2 पढ़ेंगे, समझ गए। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करने से पहले या हम आप जो पढ़ने जा रहे हो वो पार्ट 2 है श्वसन का। कौन से पार्ट है? पार्ट 2। चैप्टर आपका कौन सी चल रहा है? श्वसन। क्या चल रहा है? श्वसन। और यह बायोलॉजी की दूसरी नंबर चैप्टर, ये बायोलॉजी की क्या है? दूसरी नंबर चैप्टर। तो हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चले जाए, समझ गए। चलिए बिना देरी किए हुए क्या करते हैं, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पीछे की क्लास को चर्चा करते हैं। जैसे कि हमने आपको कल पढ़ाए थे। कल हमने क्या पढ़ाए थे आपको? हमने कल जो पढ़ाए थे श्वसन के बारे में बेसिक बताए थे, समझ गए। क्या बताए थे? बेसिक। तो सबसे पहले हमने आपको बताए होंगे तो श्वसन क्या है। क्या बताए होंगे? श्वसन क्या है। तो वायुमंडल से ऑक्सीजन को शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाना और हर एक कोशिका में और शरीर के अंदर निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। और श्वसन मंद दहन का उदाहरण है, जिसमें जैव ऊर्जा का लगातार खपत होता है। श्वसन का समीकरण आप नीचा में देखते होंगे, ग्लूकोज था, जैसे ही ऑक्सीजन मिला ये टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस हमें क्या मिल गया? ऊर्जा। और इसे इसे आप संतुलित करने के लिए हम ट्रिक दिए थे। क्या दिए थे? छ छ। क्या दिए थे? छ छ छ, 3 को 6 दिए थे, वही ना। चलिए अब उसके बाद हम आपको बताए थे श्वसन के प्रकार। क्या बताए थे? श्वसन के प्रकार। तो श्वसन कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। एक ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन और दूसरा क्या थे? अनऑक्सी श्वसन यानी अवायवीय श्वसन। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली क्रिया को क्या कहेंगे? ऑक्सी श्वसन कहेंगे। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली क्रिया को क्या कहेंगे? अनऑक्सी श्वसन कहेंगे, समझ गए। इसमें यदि ग्लूकोज का एक अणु टूटता है तो इसमें 38 एटीपी का निर्माण होता है। कितना का? 38 एटीपी का, समझ गए। और इसमें जो ग्लूकोज का एक अणु टूटता है अनऑक्सी में तो 2 एटीपी का निर्माण होता है। कितना एटीपी का? 2 एटीपी का। और यह सब हम आपको कल बारीकी से बता चुके थे, समझ गए। इसीलिए बिना देरी किए हुए क्या करते हैं, स्टार्टिंग। ऑक्सी और अनऑक्सी में अंतर भी हम आपको बता चुके थे। आज हम लोग, और ये भी हम आपको बताए थे कराटे के खिलाड़ी में, समझ गए। आज हम लोग मेन जो पढ़ेंगे ना, जो पेड़ पौधा में श्वसन। क्या पढ़ने वाले आज हम लोग? पेड़ पौधा में श्वसन। क्या पढ़ने वाले हैं? पेड़ पौधा में श्वसन। आखिर यह पेड़ पौधा में श्वसन होता कैसे? पेड़ पौधा का श्वसन अंग का नाम बताइए। पेड़ पौधा जो होता है उसका श्वसन अंग के बारे में आप बताइए। पेड़ पौधा का जो श्वसन अंग है वो श्वसन अंग का बात बताइए। श्वसन अंग का नाम बताइए। तो आप लोग ज्यादातर अधिकांश दोस्त आप यही कहेंगे जो पत्ती। क्या बताएंगे? पत्ती। ज्यादातर बच्चा क्या बताएगा? पत्ती का नाम बताएगा। लेकिन हम कहते हैं पत्ती ही नहीं, तना भी और जड़ भी। तो श्वसन अंग, पेड़ पौधा का जो श्वसन अंग है वो क्या होता है? पत्ती होता है, जड़ होता है और तना होता है। पत्ती, तना और जड़ और जड़। अब देखिए ये तो, अब इसमें क्या क्या पाया जाता है और किससे वो सांस लेते हैं? पत्ती में रंध्र पाया जाता है। क्या पत्र पाया जाता है? पत्ती में रंध्र पाया जाता है। पत्ती में क्या पाया जाता है? रंध्र। पत्ती में क्या पाया जाता है? रंध्र, समझ गए। और तना में क्या पाया जाता है? वातरंध्र। तना में क्या पाया जाता है? वातरंध्र, वातरंध्र। और उसके बाद जड़ में पाया जाता है मूल्य रोम। क्या पाया जाता है? मूल्य रोम। जड़ में क्या पाया जाता है? मूल्य रोम। अब ये मूल्य रोम आप नहीं समझते होंगे तो बताते हैं हम आपको। आप देखेंगे किसी भी वृक्ष का, किसी भी पेड़ का, हम आपको एक पौधा हम आपको दिखाते हैं, या आप एक छोटी सी पौधा है, इस पौधा को देखते होंगे। अब ये पौधा देखिए, ये पौधा है, इस पौधा में देखिए यह पत्ती है। इस पत्ती में जो है क्या पाया जाता है? रंध्र पाया जाता है। इस पत्ती में क्या पाया जाता है? रंध्र। आप रंध्र ये कैसा होता है पता है? मच्छरदानी होता है, मच्छरदानी टाइप का होता है।
कैसा होता है, मच्छरदानी टाइप का। हम आपको दिखाते हैं, आप देखते होंगे पीपल का पत्ता, जब पीपल का पत्ता सूख जाता है, जब पीपल का पत्ता सूख जाता है, उसका ऊपर से एक परत यानी एक लेयर क्या होता है, हटाते हैं ना तो देखते हैं क्या, अंदर से मच्छरदानी की तरह रहता है, अंदर से क्या रहता है, मच्छरदानी की तरह रहता है। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, तो देखिए ये, और तना तो समझ में करते हैं, तना में क्या होता है, वातवंत होता है, और जड़ में क्या होता है, मूल्यभूम। आप जो ये देख रहे हैं, ये पतल का ये केस के आकार का जो आप देख रहे हैं, ये पतला पतला दिख रहा होगा, ये क्या है, इसी को क्या कहते हैं, मूल्यभूम कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, मूल्यभूम कहते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि बंध कहाँ पे होता है, वो हम आपको दिखाते हैं, समझ गए, बंध यहाँ पे देखिए, हम आपको बंध दिखाते हैं, ध्यान से देखिए, हम आपको बंध दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। यही क्या है, ये मच्छरदानी की तरह दिख रहा है आपको, ये क्या है, रंध्र है, यही क्या है, रंध्र है। ये पत्ता में जो आप देखेंगे, जैसे पीपल का पत्ता सब होता है ना, उसका एक लेयर जब आप उखाड़ देंगे ना, यानी एक परत ऊपर से जब उखाड़ेंगे ना, तो अंदर में देखेंगे एक मच्छरदानी की तरह होता है, उसी को क्या कहते हैं, रंध्र होता है, उसी में क्या होता है, रंध्र, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, एस्टोमाटा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एस्टोमाटा कहते हैं। पत्ता में क्या पाया जाता है, वंध पाया जाता है, तना में क्या पाया जाता है, तो वातवंध पाया जाता है, और जड़ में क्या पाया जाता है, मूल्य रोम पाया जाता है। समझ गए, इसी तरह से कुछ इस क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, जवाब देंगे, समझ गए। तो पौधे में शोषण कैसे होते हैं बताएंगे। पेड़ पौधे अपनी शोषण क्रिया पत्ती, तनों और जड़ों में स्थित छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा करते हैं। यानी पेड़ पौधा जो है अपना शोषण की क्रिया पत्ता से, जड़ से और तना, तीनों से करते हैं, समझ गए। अब पत्ती में रंध्र पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, पत्ती में रंध्र पाए जाते हैं, जिसके द्वारा पेड़ पौधा क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तना में वातवंध पाया जाता है, तना में क्या पाया जाता है, वातवंध, जिसके द्वारा पेड़ पौधा क्या करते हैं, सांस लेते हैं। जड़ों में मूल्यभूम पाए जाते हैं, जड़ों में क्या पाए जाते हैं, मूल्यभूम, आपको याद रखना होगा। पत्ती में क्या पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एस्टोमाटा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एस्टोमाटा कहते हैं। और तना में क्या पाया जाता है, वातवंध पाया जाता है, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे। और जड़ में क्या पाया जाता है, मूल्यभूम पाया जाता है, क्या पाया जाता है, मूल्यभूम। मूल्यभूम के द्वारा गैसों का आदान प्रदान किया जाता है, क्या किया जाता है, गैसों का आदान प्रदान किया जाता है, समझ गए। और पौधा में जो शोषण होते हैं ना, वो मंद गति में होते हैं, पौधा में जो शोषण होते हैं क्या होते हैं, मंद गति में होते हैं, समझ गए। पौधा में जो शोषण होते हैं कैसे होते हैं, मंद गति। पौधा में जो शोषण होते हैं, पौधा में इसमें कैसे शोषण होते हैं, मंद गति में होते हैं। क्योंकि देखिए इसमें मंद गति में इसलिए होगा क्योंकि इसे तो कोई काम करना नहीं है, पौधा को तो कोई काम करना नहीं, इसे सिर्फ और सिर्फ खड़ा रहना होता है। अब हम लोग में क्या होता है, इसके अपेक्षा ज्यादा करना पड़ता है, इसलिए चूंकि हम लोग को क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। हम लोग को ऑक्सीजन यानी हम लोग सांस लेंगे तब ना हम लोग का ग्लूकोज टूटेगा और हम लोग काम कर पाएंगे, तब ना हम लोग कोई भी काम कर पाएंगे, समझ गए। तो यहाँ पे यही बात लिखा है, जो पौधे में शोषण की क्रिया बहुत मंद गति से होती है, पेड़ पौधे में भी शोषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, समझ गए। इसमें शोषण गैसों का परिवहन नहीं होता। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधा में जो है ना, वह भी सांस जो लेते हैं ना पौधा, वह भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ प्रकाश संश्लेषण में वह कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ वह प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आपको कंडीशन देके लिखना होगा, क्या करके लिखना होगा, सिर्फ प्रकाश संश्लेषण में वो CO2 लेते हैं। कब लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण में। CO2 कब लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण में, संश्लेषण में। CO2 कब लेते हैं, वह प्रकाश संश्लेषण में, समझ गए। वो CO2 गैस कब लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया करती है तब वो क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। नहीं तो जब सीधे कह दे, जो पेड़ पौधा जो श्वसन के रूप में कौन सी गैस लेते हैं, तो क्या कहेंगे, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी हम लोग के जैसा सेम काम करते हैं, समझ गए। इसीलिए वैज्ञानिक एक कारण है जो हमें गाछ वृक्ष के पास नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर ऑक्सीजन अभाव हो जाएगा, जैसे कि हम लोग से वह ज्यादा सांस लेंगे, ठीक है, इसलिए क्या होगा, वहाँ पे अभाव, ऑक्सीजन के अभाव के कारण आदमी की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। इसीलिए किसी को गाछ के पास रात को नहीं सोना चाहिए, समझ गए। तो यही था, आपको यह था। तो पौधा में जो श्वसन होता है कुछ इसी तरह से होता है, समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं मानव का श्वसन अंग के बारे में। आखिर मानव कैसे श्वसन, मानव का श्वसन अंग कौन है, मछली का श्वसन अंग कौन है, इस सब की हम लोग बात करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग मानव की, किसके,
मानव की। तो मानव का श्वसन अंग कौन है बताइए तो? फेफड़ा है। कतिया है? फेफड़ा। उसी तरह से मछली का श्वसन अंग कौन है? तो गिल्स है। क्या है? गिल्स। मछली का श्वसन अंग कौन है? गिल्स। अब ये गिल्स क्या होता है हम आपको वो दिखाते हैं। ये गिल्स क्या होता है हम आपको दिखाते हैं। समझ गए? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रमुख जीवों का श्वसन अंग का नाम लिखे। क्या लिखा है? प्रमुख जीवों का श्वसन अंग का नाम लिखे। तो आपको हम बता दिए मानव का जो श्वसन अंग होता है वो क्या होता है? फेफड़ा होता है। मछली का श्वसन अंग क्या होता है? गलफड़ा या गिल्स होता है। ऑक्टोपस का श्वसन अंग क्या होता है? गिल्स होता है। लेकिन मच्छर का, मक्खी का, कीट का, कॉकरोच का सबका श्वसन अंग क्या हो जाता है? ट्रैकिया हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्रैकिया हो जाता है। समझ गए? क्या हो जाता है? ट्रैकिया हो जाता है। मछली, मक्खी, कीट और कॉकरोच इस सब का श्वसन अंग क्या है? ट्रैकिया है। शेर का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। सांप का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। पक्षी का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। मेढक मतलब समझ गए? बेंग। गाँव घर में इसे क्या कहा जाता है? बेंग। बेंग जो है ना त्वचा और फेफड़ा दोनों से सांस लेता है। समझ गए? त्वचा और फेफड़ा दोनों से सांस लेता है। जब बेंग पानी में, चूंकि बेंग क्या होता है? स्थल पर भी रहता है और पानी में भी रहता है। जब वह पानी में रहता है तब फेफड़ा से सांस लेता है, जब वह स्थल पर रहता है तो वह त्वचा से सांस लेता है। समझ गए? केचुआ त्वचा से सांस लेता है। चूहा क्या चीज से सांस लेता है? फेफड़ा से। यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है, सबसे तेज हृदय की धड़कन किसका है? सबसे तेज हृदय की धड़कन किसका है? किस जीव का सबसे तेज हृदय की धड़कन है? तो किसका होगा? चूहा का। सबसे तेज हृदय की धड़कन किस जीव का है? चूहा का। हम लोग का दिल 1 मिनट में कितना धड़कता है? 70 से 72 बार। लेकिन वो ककड़ा दिल किसी दूसरे के लिए धड़कता है। समझ गए? और इसका दिल जो है कितना धड़कता है? हम लोग से भी ज्यादा धड़कता है। यानी आपसे पूछेगा सबसे दिल की धड़कन सबसे अधिक किसकी है? किस जीव की? तो क्या कहेंगे? दिल की धड़कन इसी का। किसका? चूहा का। समझ गए? तब हम आपको दिखाते हैं कि ये ट्रैकिया क्या होता है। समझ गए? यहाँ पे देखिए मछली देखते हैं ना, मछली में ऐसे गलफड़ा होता है। समझ गए? ऐसे ऐसे जो टांगों होता है ऐसे ऐसे करने वाला, उसी को गिल्स कहते हैं। समझ गए? या गलफड़ा। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसी को क्या कहते हैं? गिल्स या गलफड़ा कहते हैं। अब देखिए ट्रैकिया, देखिए ये जो है ना ये कॉकरोच, कॉकरोच को क्या करेंगे? पलट देंगे। और जब पलटेंगे ना तो कुछ इस तरह से दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। आप ये जो देख रहे हैं ये क्या है? यही उसका ट्रैकिया है। समझ गए? यही उसका क्या है? ट्रैकिया है। ये मक्खी, मच्छर, ये सब जो भी है, कॉकरोच, चींटी, ये सब क्या है? ये सब क्या चीज से सब सांस लेता है? ट्रैकिया से सांस लेता है। क्या चीज से? ट्रैकिया से। समझ गए? ये बात, यही क्या है? ऑक्टोपस है। समझ गए? अब ये भी क्या है? ये यही ऑक्टोपस है। समझ गए? ये क्या करता है? जैसे आप इसको पकड़ेंगे ना, ये सीधे इससे जकड़ लेता है। इसे क्या कर लेता है? जकड़ के यानी पकड़ लेता है। क्या करता है? ये उसे पकड़ लेता है। समझ गए? तो ऑक्टोपस भी किससे सांस लेता है? गिल्स से सांस लेता है। समझ गए? चलिए अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है, मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। क्वेश्चन क्या बनता है? मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन। अब ये मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करने के लिए मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करने के लिए क्या होगा वो बताइए। सबसे पहला जो प्रमुख भाग होता है ना मानव श्वसन तंत्र का, वो क्या होता है? सबसे पहला जो अंग होता है वो ग्रसनी होता है। सबसे पहला जो अंग होता है वो क्या होता है? नासा गुहा होता है। क्या होता है? नासा गुहा, यानी जिसे हम लोग नाक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाक कहते हैं। 1 मिनट रुक जाएंगे, ये पेड़ को फेंक देते हैं। चलिए हाँ, मानव का जो श्वसन अंग होता है, जो सबसे पहला अंग क्या होता है? 1 मिनट। मानव का जो श्वसन अंग होता है सबसे पहला अंग, प्रारंभिक अंग, वो नाक होता है। क्या होता है? नाक, जिसे क्या कहते हैं? नासा गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? नासा गुहा। नासा। अब देखिए सबसे पहला अंग क्या होता है? नाक होता है। क्या होता है? नाक। इसे नाक भी कह सकते हैं गाँव घर के भाषा में, क्या इसे नाक तो कहते करते हैं। देखिए नासा गुहा होता है। इसमें होता क्या हुआ? नाक में देखिए सबसे पहले हम लोग जो हवा लेते हैं कहाँ से लेते हैं? नाक से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? नाक से हवा कहाँ जाता है? फेफड़ा में जाता है। देखिए नाक जो है, नाक में 2 सुराख है। इस सुराख में देखेंगे छोटे, इसमें 2 छिद्र है। नाक में क्या है? 2 छिद्र है, जिसमें देखेंगे ये छोटा छोटा बाल होता है। नाक के अंदर क्या होता है?
छोटा छोटा बाल होता है। बहुत आदमी जब केस उस बनाने जाता है ना, उस बाल को क्या करता है, कटवा लेता है, उस बाल को क्या करता है, कटवा लेता है, समझ गए। उसे कटवाना नहीं चाहिए, वो इसलिए देता है क्योंकि जो भी जीवाणु विषाणु हो और जो भी धूल कण हो उसे रोकने के लिए। वो बाल किस लिए है, धूल कण को रोकने के लिए, वो बाल किस लिए, धूल कण को रोकने के लिए। लेकिन आदमी सब क्या करता है, कटा देता है। अब बहुत सारा आदमी मुंह से सांस लेने लगते हैं, समझ गए। बहुत सारा आदमी क्या करते हैं, मुंह से सांस लेने लगते हैं। उसे मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, उसे मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, समझ गए। हम लोग का सांस लेने के लिए क्या है, दांत है, मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, समझ गए। अब देखिए, तो सबसे पहले क्या बताया हम आपको, नसा गुहा यानी नाक, नसा गुहा यानी नाक। उसके बाद आता है ग्रसनी, उसके बाद क्या आता है, ग्रसनी। पाइप देख रहे हैं, क्या आता है, ग्रसनी। उसके बाद क्या आता है, नसा गुहा के बाद ग्रसनी आता है, क्या आता है, ग्रसनी। उसके बाद क्या आता है, ग्रसनी, क्या आता है उसके बाद, ग्रसनी। अब ग्रसनी के बाद क्या आता है बताइए। ग्रसनी के बाद ये देख रहे हैं, ये ट्रैकिया, ये क्या है, ट्रैकिया। इसके पीछे होता है स्वर नली, क्या होता है, स्वर नली। इसके पीछे क्या होता है, स्वर नली। हुआ स्वर नली, इसे आवाज का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, आवाज का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। ये क्या है, स्वर नली है। इसके पीछे ये क्या होता है, ये ट्रैकिया के पीछे क्या होता है, स्वर नली। इसे आवाज का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है, इसी से ही आवाज निकलता है, समझ गए। तो अब क्या होता है, स्वर नली, क्या होता है, स्वर नली। इसको क्या कहा जाता है, आवाज का केंद्र बिंदु। क्या कहा जाता है, आवाज का केंद्र बिंदु। क्या कहा जाता है, आवाज का केंद्र बिंदु कहा जाता है, समझ गए। इसे क्या कहा जाता है, आवाज का केंद्र बिंदु कहा जाता है। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद आता है, क्या आता है, इसके बाद आता है ब्रोकाय। इसके बाद क्या आता है, ब्रोकाय। इसके बाद क्या आता है, ब्रोकाय। अंतिम जो होता है वो क्या आता है, ब्रोकाय। क्या आता है, ब्रोकाय। अब समझिए ये ब्रोकाय क्या होता है, हम आपको वो दिखाते हैं। ये फेफड़ा है ना, ये फेफड़ा, हम लोग के पास कितने फेफड़ा है, दो। ये फेफड़ा में दोनों तरफ जो पाइप जाता है ना, ऊपर से एक ही पाइप आया, लेकिन यहाँ जाने के बाद क्या हो गया, एगो पाइप इधर गया, एगो पाइप इधर गया। उसी पाइप को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोकाय कहते हैं। ब्रोकाय हम उसी पाइप को कहते हैं, हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, देखिए ये जो आप पाइप देख रहे हैं, ये तो दोनों मेरा फेफड़ा हो, ये दोनों क्या है, ये क्या है, ये फेफड़ा है, ये और ये क्या है, फेफड़ा है, समझ गए। ये दोनों क्या है, फेफड़ा है। अब आप जो ये जो देख रहे होंगे, ये पाइप एगो इसमें आया और एगो पाइप इस, यहाँ से देखिए एक पाइप आया था, लेकिन यहाँ पे जाके दो भाग में बट गया, एगो पाइप इधर गया और एगो पाइप इधर गया। इसी पाइप को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोकाई कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये इसी को क्या कहते हैं, गवासनी कहते हैं। क्या कहते हैं, गवासनी। और यहाँ पे जो उठा हुआ भाग रहता है, इसी को स्वर नली कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर नली कहते हैं। अब चलिए इसे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे तो क्या है, मानव में श्वसन क्रिया का सचित्र वर्णन करें। जब भी पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा। तो ये समीकरण के बारे में हम आपको कल ही बताए थे, लिख देंगे। भोज्य पदार्थ का ऑक्सीजन, भोज्य पदार्थ का ऑक्सीजन क्रिया करके फलस्वरूप ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। जैसे ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्या बन गया, ये सब बन गया, समझ गए। इसका श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग भाग लेते हैं। जैसे सबसे पहला क्या आता है, नसा गुहा। क्या आता है, नसा गुहा यानी नाक। सबसे पहला क्या आता है, नसा गुहा यानी नाक। देखिए नाक श्वसन तंत्र का प्रारंभिक अंग होता है। नाक जो होता है वो श्वसन तंत्र का क्या होता है, सबसे पहला अंग होता है। नाक जो है वो श्वसन तंत्र का क्या होता है, सबसे पहला अंग होता है, समझ गए। नाक जो होता है वो श्वसन तंत्र का क्या होता है, सबसे पहला अंग होता है, जिसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं। नाक में कितने छिद्र हैं, 2, एक ये और एक ये। नाक में कितने छिद्र होते हैं, 2। छिद्र की सहायता से हवा अंदर किया जाता है, यानी इसी छिद्र की सहायता से हवा क्या होता है, अंदर जाता है, समझ गए। नसा गुहा के दीवार पर बाल पाया जाता है। ये नसा गुहा है ना, यानी ये नाक है ना, इसके अंदर बाल पाया जाता है, समझ गए। इसके अंदर में दीवार है, इस दीवार पे क्या पाया जाता है, बाल पाया जाता है। यानी नसा गुहा के अंदर में दीवार पे क्या पाया जाता है, बाल पाया जाता है, समझ गए। जो हानिकारक जीवाणु और धूल कण को शरीर के अंदर जाने से क्या करता है, रोकता है। यानी जो भी हानिकारक जीवाणु है उसे और धूल कण को अंदर जाने से रोकता है। इसलिए हम लोग को कभी मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, इसलिए हम लोग को कभी मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। अब दूसरा ने हम आपको क्या बताए थे, क्या बताए थे, गवसनी बताए थे। क्या बताए थे, गवसनी। वह नसा गुहा के आगे घुमादार संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, गवसनी कहते हैं। ये नसा गुहा है ना, इसके नीचे देखिए ये घुमादार संरचना है, ये घुमल है ना, इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, गवसनी कहते हैं। चलिए अब देखिए,
और उसके बाद क्या बताया, स्वर नली। क्या बताया, स्वर नली। ये फाइरिक्स के पीछे क्या होता है, फाइरिक्स के पीछे और चौड़ी नली के रूप में एक खुलती है जिसे स्वर नली कहा जाता है। इसे आवाज का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, आवाज का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। फाइरिक्स जिस छिद्र द्वारा लैरिक्स में खुलता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैरिक्स में खुलता है, यहाँ पे में होगा, पौधा गलत हो जाए, लैरिक्स में खुलता है उसे ग्लोटिक्स कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, ग्लोटिक्स कहते हैं। और ग्लोटिक्स के ऊपर एक ढक्कन होता है, ग्लोटिक्स के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसे क्या कहा जाता है, एपिग्लोटिक्स कहता है। जिसे क्या कहा जाता है, एपिग्लोटिक्स। हम पिछला चैप्टर में भी हम आपको क्वेश्चन चैप्टर में भी पढ़ाए थे मानव डाइजेस्टिंग सिस्टम यानी मानव पाचन तंत्र के बारे में तो बताए थे, वहां पे भी हम एपिग्लोटिक्स के बारे में बताए थे। यानी उसका मेन काम क्या है, हम लोग जो भी कुछ खाते पीते हैं ना उसे नाक में न जाने, यानी हम लोग जो भी चीज खाते पीते हैं वो जो सड़क जाता है ना वो उसे रोकने का काम करता है, समझ गए। वो एपिग्लोटिक्स का काम क्या है, वो ढक्कन की तरह वो क्या होता है, बंद हो जाता है, समझ गए। तो एपिग्लोटिक्स कहा जाता है, जिसका कार्य भोजन को स्वर नली में जाने से क्या करता है, रोकता है। भोजन को स्वर नली में जाने से क्या करता है, रोकता है। अब आता है अंतिम ब्रोकाई। अब क्या आता है, ब्रोकाई। अब ये ब्रोकाई क्या है, वह स्वर नली वक्ष गुहा में पहुंचकर दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे ब्रोकाई कहते हैं। और प्रत्येक भाग में एक एक फेफड़ा होता है। प्रत्येक भाग में क्या होता है, एक एक फेफड़ा होता है, समझ गए। ब्रोकाई वो जो दोनों भाग में बटा हुआ था उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रोकाई कहते हैं। अब बात करते हैं शोषण की क्रिया, दो क्रिया में होता है। शोषण की क्रिया जो है वो कितने क्रिया में होते हैं, दो क्रिया में। शोषण की क्रिया कितने क्रिया में होते हैं, दो क्रिया में। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, शोषण की क्रिया। शोषण क्रिया दो क्रिया में होते हैं। कितने क्रिया में होते हैं, दो क्रिया। अब ये दो क्रिया कौन है वो ध्यान से देखिए। ये शोषण की क्रिया कितने क्रिया में होते हैं, दो क्रिया। एक होते हैं परश्वास, एक क्या होते हैं, परश्वास। एक क्या होते हैं, परश्वास। और दूसरा क्या होते हैं, उच्छ्वास। दूसरा क्या होते हैं, उच्छ्वास। पहला क्या होते हैं, प्रश्वास। देखिए इसे हम थोड़ा सेटिंग से लिखते हैं। ये दो क्रिया में होते हैं ना। पहला क्या बताया हम आपको, परश्वास, परश्वास। दूसरा क्या होता है, उच्छ्वास। क्या होता है, उच्छ्वास। दोनों के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, स्वच्छोवास कहते हैं। दोनों के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, स्वच्छोवास कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वच्छोवास, स्वच्छोवास कहते हैं। अब देखिए, यानी जब हम हवा को अंदर लिए, यानी जब हम हवा को अंदर लिए उसे कहेंगे परश्वास। यानी जब सांस हम लिए तो उसे क्या कहेंगे, परश्वास कहेंगे। देखो श्वसन क्रिया कितने रूप में होते हैं, दो रूप में। श्वसन क्रिया दो क्रिया में होते हैं। कितने क्रिया में होते हैं, श्वसन दो क्रिया में होते हैं। जब हम हवा को अंदर लिए, जब हम हवा को क्या किए, अंदर लिए, उसे कहते हैं परश्वास। यानी जब हम हवा को अंदर लिए उसे क्या कहते हैं, परश्वास। जब हम हवा को अंदर लिए उसे क्या कहते हैं, परश्वास। यानी परश्वास में क्या होता है, हवा अंदर आता है, समझ गए। इसमें क्या होता है, हवा, इसमें हवा अंदर, हवा इसमें क्या होता है, हवा अंदर आता है, हवा अंदर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, हवा अंदर लेते हैं। और उच्छ्वास में क्या होता है, हवा बाहर करते हैं। उच्छ्वास में क्या होता है, हवा बाहर करते हैं। उच्छ्वास में क्या होता है, हवा, हवा बाहर करते हैं, हवा बाहर करते हैं। उच्छ्वास में क्या होता है, हवा को बाहर करते हैं। लेकिन परश्वास में क्या करते हैं, हवा को अंदर करते हैं। परश्वास में क्या करते हैं, हवा को अंदर करते हैं। और उच्छ्वास में क्या होता है, हवा को बाहर करते हैं। इस दोनों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, स्वच्छोवास कहते हैं। यानी परश्वास और उच्छ्वास के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, स्वच्छोवास कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वच्छोवास। यानी जब हम हवा को अंदर लिए, यानी जब हम हवा को अंदर लिए, यानी ऑक्सीजन को अंदर लिए, तो किसके साथ मिलकर हमारी कोशिका तक पहुंचता है। यानी जब हम हवा को अंदर लिए, ये हवा कहाँ गया, फेफड़ा में। और फेफड़ा में यह हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगा। किसके साथ मिलेगा, हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगा। जब यह ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगा
तब इसे कहेंगे हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब हवा हम लोग बाहर निकालते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम छोड़ते हैं उसे कहते हैं स्वच्छवास, यानी जब हम हवा को अंदर लेते हैं उसे कहेंगे परश्वास, यानी जब हम हवा को बाहर निकालते हैं यानी हवा को छोड़ते हैं, यानी जब छोड़ते हैं वो क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, और जब लेते हैं तब क्या रहता है? ऑक्सीजन रहता है, यानी जब छोड़ेंगे उसको कहेंगे उच्छ्वास। क्या कहेंगे? उच्छ्वास। यानी उसमें क्या होता है? हवा बाहर निकलता है, लेकिन परश्वास में क्या होता है? हवा अंदर आता है, यानी जब हवा अंदर जाता है तो वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है। उस ऑक्सीजन को जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में मिलेगा उसे उसे कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन जब हम बाहर हवा को निकालते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगा उसे कहेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहेंगे? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ध्यान से लिखिए, यहाँ पे लिख देते हैं जब O2 केकरा से मिलेगा? हीमोग्लोबिन से। जब ऑक्सीजन किससे मिलेगा? हीमोग्लोबिन से, तो ये क्या बन जाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, समझ गए? ये क्या बन जाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब बात करते हैं यह किस में सेट कर जाएगा? यह परश्वास में सेट करेगा। यह किस में सेट करेगा? परश्वास में। अब बात करते हैं हम दूसरी। अब बात करते हैं दूसरा क्या होता है? उच्छ्वास। उच्छ्वास में क्या होता है बताइए? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से मिलेंगे, किससे? हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन से मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या बन जाएंगे? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये किस में हो जाएगा? उच्छ्वास में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्छ्वास में। समझ गए? यही है। चलिए यहाँ पे अब देखिए, आइए, श्वसन क्रिया कितने क्रिया में होते हैं? तो दो क्रिया में होते हैं। श्वसन क्रिया दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप होते हैं। श्वसन क्रिया कितने क्रियाओं का सम्मिलित रूप होते हैं? दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप होते हैं। श्वसन क्रिया कितना क्रिया में होते हैं? दो क्रिया में। पहला को हम लोग क्या कहते हैं? परश्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? परश्वास। परश्वास में क्या होता है? हर एक कोशिका तक क्या पहुंचता है? ऑक्सीजन पहुंचता है। और उच्छ्वास में क्या होता है? हर एक कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है? बाहर किया जाता है। कहेंगे श्वसन क्रिया के दौरान। क्या कहेंगे? परश्वास मतलब जब हवा अंदर लेते, समझ गए? श्वसन क्रिया के दौरान हवा का नासिक गुहा यानी नाक से होते हुए फेफड़ा तक पहुंचना एवं ऑक्सीजन का फेफड़ा की दीवार में स्थित रक्त कोशिकाओं के माध्यम से हीमोग्लोबिन के सहायता से, किसके सहायता से? हीमोग्लोबिन के सहायता से शरीर के सभी कोशिका में जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? परश्वास कहते हैं। यानी हम लोग नाक से हवा को खींचे और हवा कहाँ गया? फेफड़ा में। और फेफड़ा में स्थित था जो रक्त का, ये क्या था? ये हीमोग्लोबिन था। वहां पे फेफड़ा में क्या था? हीमोग्लोबिन था। अब वो क्या हो गया? हीमोग्लोबिन के साथ हवा मिल गया। उसके बाद क्या हुआ? हर एक कोशिका तक पहुंचा। क्या हुआ? हर एक कोशिका तक पहुंचा। इसलिए इसे क्या कहेंगे? परश्वास कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे परश्वास कहेंगे। जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाने के बाद हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। यानी परश्वास में क्या होता है? हवा अंदर आता है और उच्छ्वास में क्या होता है? हवा बाहर जाता है। यानी जब हवा ऑक्सीजन के साथ मिला उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिला तो उसे क्या कहेंगे? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और दोनों के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहेंगे? स्वच्छवास कहेंगे। समझ गए? अब क्या है? उच्छ्वास। क्या है? उच्छ्वास में क्या है बाबू? श्वसन क्रिया के दौरान शरीर के सभी कोशिका में निर्मित क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड पुनः हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर फेफड़ा तक आता है और फेफड़ा उस कार्बन डाइऑक्साइड को नाक के माध्यम से पुनः उसे वायुमंडल में छोड़ देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हमें शरीर से बाहर निकालने की पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उच्छ्वास कहते हैं। समझ गए? यानी जब हवा निकाले तो उच्छ्वास, जब हवा लिए तो परश्वास। जब कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलने के दौरान हमारे शरीर में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो ऐसे हीमोग्लोबिन को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। यानी जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और दोनों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? स्वच्छवास कहते हैं। परश्वास
और उच्छ्वास के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहेंगे, श्वासोच्छ्वास कहेंगे। परश्वास और उच्छ्वास के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहेंगे, श्वासोच्छ्वास कहेंगे। समझ गए। अब यह चैप्टर एक क्लास में खत्म हो जाएगा, समझ गए। इसीलिए आज नहीं करते हैं, कल इसे हम पूरा क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। क्या कल क्या कर देंगे, इसे हम खत्म कर देंगे। ये जो होता है सूक्ष्म जीव, ये कैसे श्वसन करते हैं, ये सब हम आपको कल बताएंगे। समझ गए। आज का क्लास कैसा लगा जरूर बताएंगे, क्लास कैसा लगा, समझ गए। वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।